नमस्कार दोस्तों, हैप्पी भैया दूज। सभी बच्चे ये कहते हैं कि हमेशा शुरू में ये बोलते हैं कि टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने अलग बोला कि भैया दूज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब की चर्चा जो है हम यहाँ पे करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे पास में 295 नंबर की क्लास आ गई, दैट इज कॉल्ड पॉइजनिंग। अब सिर्फ 70 क्लासें हमारे पास में बची हुई है और ये साल पूरा हो जाएगा। 70 दिन बाद आपके पास में नया साल आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 2016। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद आगे चलते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको पता ही है कि जो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, या तो हमारे पास में पहला ऑप्शन होता है कि जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो मैंने लिस्ट बनाई आपके पास में होगी, नहीं है तो आप जो है वो टेलीग्राम पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वहां से हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। दूसरा हम करते हैं बच्चों की फरमाइश पे, यानी कि बच्चे जो है वो कमेंट करते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए, उस टॉपिक को हम जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये जो टॉपिक है आज वाला, ये बच्चों की फरमाइश पे है और बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। साथ के साथ जो है मैं माफी भी मांगना चाहूंगा कि इस टॉपिक को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन ये टॉपिक मैंने आपको बनाया क्योंकि मैं क्या करता हूं कि बेसिकली जो भी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये टॉपिक पे क्लास बना दीजिए, तो मैं उसको 2-4 दिन के अंदर ही जो है वो मैं उस क्लास को बना देता हूं। लेकिन बच्चों ने बहुत बार मैसेज किया था, उनको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, शायद 10-15 दिन हो गए, तो थोड़ा सा डिले जरूर हो गया है। लेकिन दोस्तों अच्छे कंटेंट इकट्ठा करने में हमें टाइम लगता है, इसलिए हो जाता है। बाकी आज जो है ये पूरी क्लास जो है वो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने कमेंट किया था और खास तौर से टेलीग्राम पूरा भर दिया था कि सर पॉइजनिंग करवा दो, पॉइजनिंग करवा दो। तो चलते हैं और इस टॉपिक को जो है वो हम लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर हमारे पास में कहेंगे तो इसमें हमारे पास में कोई इमेज नहीं है, क्योंकि पॉइजनिंग की तो क्या ही इमेज होती है, पॉइजन तो पॉइजन है, उसकी क्या इमेज करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर में आता है हमारे पास में कि दोस्तों पॉइजनिंग कंडीशन में हमारे पास में एक चीज आती है, इसका एंटीडोट। ठीक है, तो एंटीडोट कौन सी पॉइजनिंग से, सबसे पहले तो हमें जो है वो पता लगाना होता है। जैसे मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल रूप में बताऊंगा ताकि ये सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली पूछे जाते हैं, जैसे आप जो है वो पॉइजनिंग में क्या करते हो, तो दोस्तों नेजो एनजी ट्यूब जो है वो डाली जाती है एंड गैस्ट्रिक लेवाज क्या होता है, गैस्ट्रिक लेवाज होता है फीड को देना और गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लेवाज। तो गैस्ट्रिक लेवाज क्या होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन आती है कि केरोसिन या पेट्रोलियम की कंडीशन में हम कभी भी गैस्ट्रिक लेवाज जो है वो नहीं करते। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे हम बात करें कि जैसे कोई कंडीशन आ गई, ऐसे कि जैसे किसी ने जो है वो क्या कर लिया, बहुत ज्यादा पैरासिटामोल खा लिए, तो आप क्या करोगे। ठीक है, कौन सा एंटीडोट दोगे, क्या जो है वो फीचर्स करोगे, तो वो सारी चीजें जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन सा जो है वो पॉइजन हो गया तो कौन सी क्या मेथड फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास में नॉन कैरोसिनिक या पेट्रोलियम जेली वाला है तो हम एनजी ट्यूब से कैसे जो है वो हम करेंगे। देन नॉर्मली जो है वो एब्जॉर्वेशन से रिलेटेड हमारे पास में है, जैसे किसी ने चूहे मारने की दवाई खा ली, किसी ने क्या खेली, तो एक्टिव चारकोल का क्या रोल होता है, ये 1 बाय 1 का जो है वो हम सारी चीजें करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ, जब मैं एमएससी नर्सिंग में था तो एक्चुअली क्या था, वहां पे उसने जो है वो ये मतलब लिक्विड वाली जो मतलब सॉलिड वाली जो है वो चीजें खा ली थी, जैसे चूहे मारने वाली। अब वो अंदर जो है वो स्टोमक के अंदर जो है वो जमा थी, लेकिन उसके बाद में क्या किया कि मरने वाले को तो पता ही है कि उसको तो मरना होता है, तभी तो उसने खाई है, सुसाइड करने के लिए तो हम जो है वो पॉइजन खाते हैं। तो एक्चुअली जो है वो हमारे पास में अब उसके बाद में जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट था, वहां पे बहुत अच्छे डॉक्टर थे, इवन डिप्टी डायरेक्टर भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो क्लाइंट से एक लड़की थी, वो पानी नहीं पी रही थी, ठीक है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं पी रही थी, तो उसको पानी पिलाना जरूरी था क्योंकि हमें गैस्ट्रिक लेवा जो है वो करना था। तो उसके बाद में एनजी ट्यूब डाल दी, एनजी ट्यूब डाल दी, देन उसके बाद जो है वो उसको बेड के ऊपर जो है स्टेबल कर दिया। देन वो डॉक्टर बतिया रहा था इस तरीके से, क्या उसने बोला कि इसको जो है वो पानी इसके आसपास भी मत रखना, क्योंकि अगर ये लड़की पानी पी लेगी तो इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में एक स्टाफ ने जो हो पानी की बोतल बेड के पास में रख के आ गया, मतलब रखी हुई थी, बेड के पास में आ गया। सभी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं था। जैसे लोग आजू बाजू इधर उधर हुए, डॉक्टर ने उसको फ्री छोड़ दिया, नर्सिंग ऑफिसर ने थोड़ा सा उसको फ्री छोड़ दिया, वो स्टेशन पे चली गई। देन उसके बाद उसने तुरंत इमीडिएटली पानी की बोतल ली और गट 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 पीना चालू कर दिया। जैसे उसने पानी पिया, नर्सिंग ऑफिसर ने कहा कि सर आ जाइए। देन उसने जैसे ही पानी पिया, गैस्ट्रिक लेवाज कर दिया और स्टोमक को क्लीन कर दिया। फिर उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी क्लास ली थी, उन्होंने कहा था कि हो गया ट्रीटमेंट, क्लाइंट बच गया। तो सभी बच्चों ने, हम भी उस टाइम पे स्टूडेंट ही थे, हमने कहा कि हाँ सर हो गया। उन्होंने कहा कि ये नहीं है, क्योंकि आगे भी हमने स्टोमक वॉश किया है। तो अभी जैसे उसने जो गलती की, गलती इन द सेंस जैसे उसने जो है वो जो भी खाया, जैसे कि चूहे मारने वाली दवा खाई, पैरासिटामोल खाई, कोई भी जो दवाई खाई है, तो उसके बाद में घर वालों ने देख लिया। देन उसके बाद जो है वो घर वाले उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके आ गए। अगली बार से वो क्लाइंट क्या करेगा, ऐसे टाइम पे खाएगा जब घर वाले ना हो, या हो सकता अंदर कुंडी लगा के जो है वो खाए, सबके सामने ना खाए, मतलब ज्यादा सावधानी के साथ में खाएगा तो अगली बार मरना स्वाभाविक है। ठीक है। तो इसके लिए स्टोमक वॉश करना ही जरूरी नहीं होता, ब्रेन वॉश करना भी बहुत जरूरी है। उस दिन बहुत अच्छी सीख उन्होंने दी थी कि जो क्लाइंट अपने आप को सुसाइड करता है और कुछ चीजें खा लेता है, पॉइजनिंग की कंडीशन में आता है, तो उसमें स्टोमक वॉश करना जस्ट इनिशियली ट्रीटमेंट होता है, फाइनल ट्रीटमेंट होता है ब्रेन वॉश करना। क्यों? क्योंकि जो खाने वाला है, जिसको मरना होगा, अगर आपने स्टोमक वॉश कर दिया, देन उसको ठीक कर दिया, देन आप चले गए, 5 दिन बाद फिर ज्यादा खा लेगा। उसको लगा कि 10 गोलियों से नहीं मरा, अब की बार 20 गोली खाएगा तो मरेगा तो सही। तो इसके लिए ब्रेन वॉश जो है बहुत जरूरी है। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास में एग्जाम में भी आते हैं। तो किस तरीके से कौन कौन सी पॉइजनिंग में, बेसिकली मोटा मोटी क्वेश्चन तो ऐसा ही आता है कि इस पॉइजनिंग में क्या दिया जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है तो क्या दिया जाएगा। देन किसी ने जो है वो हमारे पास में एड्रेन वगैरह पी लिया तो क्या दिएगा, बहुत ज्यादा पैरासीटामोल खा लिया है तो कौन सी ड्रग्स दी जाएगी, ये वो सारी चीजें जो है वो की जाएगी, तो क्या क्या एंटीडोट दिया जाएगा, वो बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे पेट्रोलियम या केरोसिन में जो है वो हम कभी भी जो है वो एनजी फीडिंग, एनजी गैस्ट्रिक लेवा जो है वो नहीं करते। ये 1 बाय 1 करके आएगा, देन उसके बाद जो है वो चलता रहेगा। चलते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या होती है, पॉइजनिंग क्या होता है। पॉइजनिंग सीधा सीधा है कि पॉइजनिंग जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंसेज होता है, जिसमें कोई भी क्लाइंट जो है वो अपने आप को हार्म करने के लिए या अपने आप को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो करता है। ये तो करते हैं बार बार, जैसे कोई कहता है ना मैं जहर खा लूंगा, मैं जहर खा लूंगा, वो क्लाइंट कभी भी जहर नहीं खाता, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है, करना नहीं है। बट वो कहते हैं ना कि जो गरजने वाले बादल हैं वो कभी बरसते नहीं है, जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं है। तो जो बार बार अपने माता पिता को कहता है मैं जहर खा के मर लूंगा, मैं जहर खा के, वो नहीं मरते। जो बिल्कुल चुपचाप रहता है, बिल्कुल डिप्रेशन में है, वो जरूर मर जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, बहुत इजी डेफिनेशन है। पॉइजनिंग इज द कंडीशन दैट अकर व्हेन ए टॉक्सिक सब्सटेंसेज that is called poisonous enter into the body causes harm or interfere with the normal physiological function। ठीक है। पॉइजनिंग क्या होती है दोस्तों, पॉइजनिंग होती है हमारे पास में, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हम जानबूझ के, जैसे किसी सांप ने काट लिया, वो भी एक पॉइजनिंग कंडीशन है, तो हमने जानबूझ के तो मरने की कोशिश नहीं की, कई बार सडनली भी हो जाता है। तो पॉइजनिंग क्या है, पॉइजनिंग जो है वो हमारे पास में एक कंडीशन है, जिसके अंदर क्या होता है, कंडीशन दैट अकर when toxic substances, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड पॉइजनस enter into the body and cause harm and interfere with normal physiological function। यानी कि पॉइजन क्या है, पॉइजनस क्या है, पॉइजनिंग जो है वो हमारे पास में कंडीशन है जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पॉइजन जो है हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे पास में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको अल्टर करते हैं। कुछ पॉइजनस आरबीएस को डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ पॉइजनस जो है वो ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ एब्जॉर्बेशन को खत्म करते हैं, कुछ सीक्रेशंस को खत्म करते हैं। तो हर पॉइजन का जो है वो अलग अलग रोल होता है। कुल मिला के ये सारे जो है वो हमारे पास में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको जो है वो अल्टर करते हैं। देन ए पॉइजन इज एनी सब्सटेंसेस दैट इवन टेक इनटू द बॉडी इन द सफिशिएंट क्वांटिटी कॉज इंजरी, इलनेस, डेथ बाय केमिकल एक्शन। यानी कि पॉइजनस क्या है, पॉइजन जो है वो हमारे पास में क्या है, पॉइजन जो है वो कोई भी सब्सटेंसेस हो सकता है जो कि बॉडी में लेने के बाद में जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में लेने के बाद वो इंजरी कोज करेगा,
इलनेस कोज करेगा और डेथ कर देगा बाय केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन लेके श्वास को रोक देगा, ब्लड सप्लाई को रोक देगा, कुछ ना कुछ करके जो है वो मार देता है, अगर हम सफिशिएंट क्वांटिटी में लेते हैं तो। जैसे मान लो 5 पैरासीटामोल हमने ली, उससे हम नहीं मरे, मतलब 5 पैरासीटामोल से तो नहीं मिलोगे, कोई एल्प्रेक्स की बहुत सारी गोलियां खा लेता है, तो वो सारी चीजें जो है वो हमारे पास में आ गया, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। देन उसके बाद आता हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के जो है वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, इसको हम ले लेते हैं। तो पॉइजनस को जो है वो अलग अलग जो है वो डिवाइड किया गया है, रूट के आधार पे अलग डिवाइड किया गया है। देन उसके बाद हमारे पास में अलग अलग चीजों पे, अकॉर्डिंग टू रूट, अकॉर्डिंग टू चीजें, ये सब चीजों पे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एंट्री, मतलब हम पॉइजन को कैसे लेते हैं या पॉइजन कैसे जो है वो हमारे पास में अंदर जाता है, वो हो गया रूट। तो पहला हम रूट पे देखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू इंटेंट के आधार पे किस लिए हमने जो है वो पॉइजन लिया, ये सब चीजें। तो अलग अलग जो है वो हम देखते हैं। पहला हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एंट्री। पॉइजन जो है हमारे पास में बॉडी में किस तरीके से जाता है, कौन से रूट से जाता है, इसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो पहले आ गया दोस्तों इंजेक्शन, जो सबसे कॉमन है, यानी कि जो हम माउथ के द्वारा लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, डोंट वरी, इतनी इतनी चीजें सीखने को मिलेगी कि सिर्फ आपने पॉइजन देखा था तो आपने यही देखा था कि माउथ से हम लेते हैं वही पॉइजन होता है, और भी होता है, बहुत सारे होते हैं। कई बार मरने के कारण हम पॉइजनसिंग लेते हैं, लेकिन सिर्फ मरने के कारण नहीं, लोग जो है वो ऐसे भी पॉइजनस अंदर चला जाएगा। जैसे मैंने आपको जो है वो स्नेक का एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल देता हूं। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है बेचारा, ठीक है, बेचारा काम कर रहा है, अपनी गृह गृहस्थी को चला रहा है, मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहीं से गैस लीकेज होगी, ठीक है, या कोई केमिकल जो है वो ऐसा आ गया जिसकी वजह से जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो पॉइजनस की कंडीशन आ गई, ठीक है। तो वो सारी चीजें आती है। तो पहला आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब हमारे पास में थ्रू माउथ, माउथ से हम लेते हैं, और सबसे मोस्ट कॉमन यही होता है। जो भी हम पॉइजन की बात करते हैं इमीडिएटली ये आता है, धतूरे के बीज खा लिए, एल्प्रेक्स की गोली खा ली, सेल्फोस खा लिया, देन केरोसिन पी लिया, हार्पिक पी लिया, देन नींद की गोली, वो तो हो गया, पैरासीटामोल खा ली, ठीक है, ये चूहे मारने की दवाई खा ली, कॉकरोच मारने की दवाई खा ली, ये सारे के सारे आ गए हमारे पास में इंजेक्शन, यानी कि थ्रू माउथ के द्वारा हम लेते हैं, वो आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग्स ले ली, अल्कोहल ले लिया, पेस्टिसाइड ले लिया, फूड पॉइजनिंग ले लिया, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, ये अभी हम एंट्री की बात करेंगे कि इन है हमारे पास में जो है वो पॉइजनस कैसे बॉडी के अंदर जाता है, तो वो आता रूट ऑफ एंट्री, एंट्री कैसे लेता है उसके बिहाफ पे। तो पहला आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन के द्वारा। सेकंड आता हमारे पास में इनहेलेशन के द्वारा। इनहेलेशन कैसे, जैसे थ्रू ब्रीदिंग के, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपने देखा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। सर्दियों के अंदर क्या होता है, अंगीठी जला के हम सो जाते हैं, ठीक है, अंगीठी जला के सो जाते हैं, तो कई बार जो क्या होता है कि अंगीठी जो है वो जलती रहती है 2-4-5 घंटे में तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद उस कमरे की सारी ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाती है। अब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, ठीक है, अंगीठी जल रही है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रही है, सांस ले रहे हैं हम CO2 छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन जो कमरे के अंदर रहता है, हम श्वास लेते हैं तो उधर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रही है अंगीठी से, ठीक है, और ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। अब उसके बाद में आता है, एक ऐसी स्थिति आती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उस कमरे में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी तो हम जैसे श्वास लेंगे तो मान के चलिए ये ऑक्सीजन है और इतनी सी कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर गई है, ठीक है, इतनी सी कार्बन मोनोऑक्साइड, इतनी ऑक्सीजन गई है, फिर भी ये इतनी सी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी जो है वो टिश्यू के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी बाउंड होती है। यानी कि ऑक्सीजन कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड 200% जल्दी गति से जो है वो हमारे पास में हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होती है। अगर मान के चलिए एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का है और 200 मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजन के हैं, फिर भी वो ऑक्सीजन को पचाड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आएगी। तो ये हो गया सेकेंड रूट, दैट इज इनहेलेशन, मतलब ब्रीदिंग में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोराइड गैस है, स्मोक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा है। नेक्स्ट आ गया इंजेक्शन फॉर्म में, ठीक है, यानी कि इंजेक्शन थ्रू नीडल और बाइट और स्टिंग, इसके द्वारा लेते हैं। जैसे मान के चलिए किसी ने जो है वो KCL का इंजेक्शन भरा और अपने बॉडी के अंदर जो है वो सीधा IV के द्वारा लगा दे, ये बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन के द्वारा लगाया जा सकता है। या फिर इंजेक्टेबल, मतलब कि डायरेक्ट जो है वो हमारे पास में इंजेक्ट कर दिया गया, जैसे स्नेक बाइट है,
ठीक है। तो वो डायरेक्ट हमने जानबूझ के थोड़ी किया। स्नेक बाइट पॉइजनिंग होता है तो सांप ने तुरंत काट लिया, सीधा हमारे पास में ब्लड के अंदर चला गया, जैसे स्नेक बाइट या ड्रग ओवरडोज हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में एब्जॉर्वेशन से रिलेटेड। एब्जॉर्वेशन से रिलेटेड कैसे, जैसे हम कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं और हमारी स्किन के द्वारा जो है वो पॉइजन ले लिया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग जो हो पेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग चारकोल की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहां पे स्किन के द्वारा भी थोड़ा थोड़ा जो है वो पॉइजन अंदर जाता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताऊं आपको दोस्तों, जैसे मरकुरी मरकुरी जहां बनती है, मरकरी जहां बनती है, तो वहां पे जो लोग काम करते हैं ना, वहां पे जो स्किन के टच में जो मरकरी आती है वो एब्जॉर्ब होती है, तो वो भी पॉइजनिंग कर सकती है। तो ये आ गया मैं जैसे हमारे पास में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, केमिकल्स, ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में आ गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे हमने जो है वो आंखों के अंदर कोई दवाई डाली, किसी भी केविटी के अंदर कोई चीज डाल रहे हैं, उसको बोलते हैं इंस्टिलेशन। ठीक है, आंखों के द्वारा डाली, नोज के द्वारा डाली, ईयर के द्वारा डाली, किसके द्वारा भी हमने ड्रग्स डाली, और वो ड्रग्स जो है वो हमारे पास में पॉइजनस है और वो सीधा अंदर चलेगी। ठीक है, जैसे एसिड, एल्कलाइन एक्सपोजर, ये सारी चीजें। ये हो गया हमारे पास में अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एंट्री, यानी कि कैसे जो है हमारे पास में ड्रग्स या पॉइजनस जो है वो अंदर जाता है उसके हिसाब से। तो ये आ गया हमारे पास में, पहला आ गया इंजेक्शन, सेकंड आ गया इनहेलेशन, नेक्स्ट आ गया इंजेक्शन, थर्ड नेक्स्ट आ गया एब्जॉर्वेशन, नेक्स्ट आ गया इंस्टॉलेशन। और ये आई थिंक आपको सब लोगों को बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा जो है वो टफ नहीं है समझने के लिए। नेक्स्ट आ जाता अकॉर्डिंग टू इंटेंट। इंटेंट के आधार पे, मतलब उसका मकसद क्या है, पॉइजनिंग जो कंडीशन है वो उसका मकसद क्या है। कई बार क्या होता है पॉइजनिंग की कंडीशन, जैसे एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल इन द सेंस बच्चे को हम दवाई दे रहे थे पैरासीटामोल की और हमारे पास में दवाई लग गई कोई दूसरी, एक्सीडेंटल। मान लो हमने फ्रिज के अंदर जो है वो कोई ऐसी ड्रग्स रखी है जो डेंजरस है, चूहे मारने वाली दवाई है, और हमने उसको चॉकलेट समझ के खा लिया, स्पेशली बच्चे खा लेते हैं, तो वो एक्सीडेंटल हो गया। नेक्स्ट सुसाइडल। अब तक आपको ये लगता था कि पॉइजनिंग की कंडीशन सिर्फ सुसाइड की कंडीशन में आती है, मतलब खुद को खत्म करने में होता है, ये भी एक टाइप होता है, लेकिन और भी होता है। एक होता है होमिसाइडल, जैसे कि हमारे पास में खुद को जो है वो हार्म करने के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में आजकल ज्यादा चलता है। ठीक है, मैं खा लूंगी, मैं जहर खा लूंगी, थोड़ा सा खा लेते हैं ताकि मरे भी नहीं और अगले को जो है वो झटका भी लग जाए। ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग, मतलब वो मरना नहीं चाहता, वो अपना बेसिकली काम कर रहा है, लेकिन फिर भी पॉइजन अंदर चला जाता है, चाहे इनहेलेशन के द्वारा जाए, चाहे मर्क्यूरी के, जैसे हमारे पास में आ जाएगा। तो देखो वन बाय वन करके चलते हैं। पहला आ गया एक्सीडेंटल पॉइजनिंग अकॉर्डिंग टू इंटेंट, सेकेंड क्लासिफिकेशन नहीं है हमारे पास में। पहला था अकॉर्डिंग टू रूट, ये हमारे पास में। सेकंड टू इंटेंट, उसका मकसद क्या है। तो सबसे पहला आ गया एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का मतलब हो गया हमारे पास में कॉमन इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली। ठीक है, बेसिकली ये बच्चों में देखने को मिलता है या बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। देन बच्चे जो है वो समझदार नहीं होते हैं, कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, वो सारी चीजें। जैसे मॉस्किटो कोयल है, ठीक है, मॉस्किटो कोयल है, वो सारी चीजें हैं। तो उसमें हमारे पास में दोस्तों ये आ गया एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। ठीक है, तो उसमें आपको जो है वो कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, यानी कि कॉमन इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सुसाइडल पॉइजनिंग। सुसाइडल पॉइजनिंग में क्या होता है, खुद को खत्म करने के लिए अगर हम लें, ठीक है। पहले था एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल में तो क्या था कि एक्सीडेंटली लिया जाता है, मतलब उसमें पता ही नहीं होता, जैसे बच्चों को चॉकलेट के भरोसे जो है वो मच्छर मारने वाली दवाई खा जाए, ये सारी चीजें। सुसाइडल पॉइजनिंग में क्या होता है, खुद को खत्म करने के लिए, भाई मुझे तो खत्म ही करना है, ठीक है, मरने के लिए जो है वो करते हैं, वो आ गया पॉइजनिंग। सबसे फेमस बेसिकली यही होता है। नेक्स्ट आ गया होमिसाइडल पॉइजनिंग। होमिसाइडल पॉइजनिंग का मतलब हो गया इंटेंशनल टू हार्म अदर। ठीक है, यानी कि होमिसाइडल मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी को जहर दे दिया, ठीक है, ताकि ये जो हो मर जाए। कहते हैं ना कि दंपति ने जो है वो अपने बच्चों को जो है वो जहर दे दिया, वो हो गया होमिसाइडल। होमिसाइडल मतलब इंटेंशनली जो है वो हमारे पास में दूसरों को नुकसान पहुंचा दिया। जैसे कुछ कुछ लोग जो है वो किसी चीज को खत्म करने के लिए जो है उनमें जहर मिला देते हैं, पानी की टंकी में जहर मिला देते हैं, वो आ गया होमिसाइडल। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग। ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग मतलब सेंस कि वहां पे समझदार भी होते हैं, सारी चीजें होती है, लेकिन एक्सपोजर हो जाता है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ वर्क बैलेंस। जैसे लीड की फैक्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा है या मर्क्यूरी की फैक्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा है, तो धीरे धीरे एब्जॉर्वेशन से, इनहेलेशन से वो चीजें जो है वो अंदर चली जाती है। इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल
पॉइजनिंग। तो ये हमारे पास में थे अकॉर्डिंग टू इंटेंट के आधार पे। अब ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ पॉइजन के आधार पे। तीसरा क्लासिफिकेशन आ गया अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ पॉइजन, और सबसे ज्यादा यही चलता है क्योंकि यही हमारे पास में जो है वो कौन सा पॉइजन लिया गया है उसी के हिसाब से हम जो है वो उसका एंटीडोट तैयार करते हैं। तो ये बाकी सारे पॉइजन हमने ऊपर देखे थे, लेकिन ये पॉइजनस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारा मैनेजमेंट इसी के द्वारा जो है वो किया जाता है। अब ये टाइप ऑफ पॉइजन हम देखेंगे यहाँ पे, हालांकि एंटीडोट वाली स्लाइड हमारे पास में लास्ट में आएगी। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सा पॉइजनस लेने से क्या क्या इफेक्ट होगा। ये आ गया अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ पॉइजनस। ठीक है, पहले था अकॉर्डिंग टू हमारे पास में जो है वो रूट ऑफ पॉइजनस, सेकंड था हमारे पास में इंटेंट के आधार पे, थर्ड था पॉइजन के टाइप के आधार पे। तो इसमें आ जाता है पहली चीज आ गई दोस्तों, दैट इज कॉल्ड कोरोसिव पॉइजनिंग। कोरोसिव पॉइजनिंग मतलब जैसे एसिड H2SO4 है, HCl है, या एल्कलाइन सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ये सारी चीजें। ये क्या करता है, ये किस तरीके से हमें हार्म करता है, ये करता है कोज बर्न एंड टिश्यू डिस्ट्रैक्शन। ये जो है वो बर्न करता है और टिश्यू को जो है वो डिस्ट्रैक्शन करता है। ऑफ कोर्स एसिड अगर आप ले लोगे या एसिड का कंज्यूम कर लोगे, एसिड पी लोगे, बहुत सारे लोग जो है वो एसिड पीते हैं, खास तौर से जो हम कहते हैं कि सुसाइड कंडीशन में एसिड भी जो है वो पिया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में कोरोसिव पॉइजनिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इरिटेंट पॉइजनिंग। इरिटेंट जैसे आर्सेनिक है, फोस्फोरस है, ये सारी चीजें। ये इन्फ्लामेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ये क्या करते हैं कि जीआई ट्रैक्ट में जाते हैं और वहां पे इन्फ्लामेशन कोज करते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन, नाम से पता चला है न्यूरोटॉक्सिक मतलब ये जो है वो हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन जैसे अल्कोहल बहुत ज्यादा ले लिया, बार्बिट्यूरेट, बहुत सारी एसिड क्लोंजपाम, मेलांजपाम, ये सारी ड्रग्स जो है वो सारी ले ली। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग ले ली, ठीक है, जैसे धतूरे के बीज वगैरह, वो सारी चीजें, देन अफीम वगैरह, वो सारे जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। ये किसको अफेक्ट करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आती है एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आती है। तो ये बेसिकली वहां पे अटैक करते हैं। नेक्स्ट आता है कार्डियक पॉइजनिंग, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो हार्ट पे अटैक करे, जैसे डिजिटेलस है, डिजोक्सिन इसका एग्जांपल है, एकोटिनिट है, ये सारे के सारे ये अफेक्ट करते हैं हमारे पास में हार्ट फंक्शन को। जैसे डायरेक्ट केसीएल दे देते हैं, तुरंत आदमी जो है वो मर जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एस्फेक्सेंट पॉइजनिस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड है, ये सारी चीजें। साइनाइड तो इतना खतरनाक है कि आज तक इसका जो है वो किसी ने टेस्ट भी नहीं बता पाया कि ये खट्टा है या मीठा है। तो इंटरफेयर विथ ऑक्सीजन सप्लाई, ये जो है हमारे पास में ऑक्सीजन सप्लाई को इंटरफेयर करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा जो है वो ऑक्सीजन के साथ तो बाउंड करने नहीं देती है, और सीधा हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो बाउंड हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो जो है वो फिर हमारे पास में इंटरफेयर होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मेटेलिक पॉइजनिंग। मेटेलिक पॉइजन मतलब लीड होगी, मरकुरी होगी, काम करते दौरान जो है हमारे पास में, इसमें न इंटेंशन है न हमारे पास में जो है वो हमने गलती से लिया है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है, तो उसकी वजह से तो ये हमारे पास में जो है वो डैमेज मल्टीपल ऑर्गन। आपको पता है मर्क्यूरी जो है वो जितने भी हमारे पास में ऑर्गन है उन सबको डैमेज करती है। नेक्स्ट फूड पॉइजनस, मतलब किसी को इंटेंशनली देते हैं, जैसे बोटुलिनियम टॉक्सिन है, बैक्टीरिया है, कंटामिनेटेड फूड है, इसकी वजह से भी पॉइजनिंग होती है। कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गया, तो फूड पॉइजनिंग हमने बाहर से मोमोज खाया या बाहर से जो है वो कंटामिनेटेड चीज खाई, तो वो सारी चीज होती है, तो इसकी वजह से जीआई अपसेट एंड पैरालिसिस जो है वो हो जाता है। ये हो गया हमारे पास में अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ पॉइजन के आधार पे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कॉमन कोज ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, कॉमन कोज ये तो अलग अलग हमने जो है वो देख लिया। अब हम राउंड फिगर में देख लेते हैं कि बेसिकली जो है वो कॉमन कोज क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में कॉमन कोज ये होता है कि कभी तो पॉइजनिंग क्या होती है, खुद को खत्म करने के चक्कर से होती है। ठीक है, आप इस स्लाइड को छोड़ो, सीधा बात करते हैं नॉर्मल वे में। नॉर्मल वे में आपने देखा होगा कि बेसिकली क्या होता है कि पॉइजनिंग की कंडीशन कब आती है, या तो खुद को खत्म करने के लिए आ जाता है, मुझे तो मरना ही नहीं है, मुझे तो शादी करनी है तो उसी से करनी है, वरना मैं करूंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी, नींद की गोलियां खा ली, पैरासीटामोल खा लिया, ये सारी चीजें। तो ये आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड खुद को खत्म करने का। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में कि एक्सीडेंटल, बच्चे ने खा ली गलती से, माँ कुछ कार्य कर रही थी और बच्चे ने जो है वो क्या किया कि
जो हमारे पास में मॉस्किटो कोयल थी उसको खा लिया, या किसी चीज़ को और चीज़ को पी लिया, किसी दूसरी चीज़ को पी लिया, कोई और चीज़ रखी हुई थी तो वो चीज़ को पी लिया, एक्सीडेंटल। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, किसी को नुकसान पहुंचाने से, ठीक है, जैसे कि मान लो किसी को नुकसान पहुंचाने से, वो सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हो गया फूड कंटामिनेशन, जैसे नॉर्मली जो है वो कैंटीन वाले या जो होटल वाले क्या करते हैं कि अपने आप को जो है वो चीज़ें बचाने के लिए पुरानी चीज़ें सर्व कर देते हैं, जैसे ग्रेवी है थोड़ी बहुत बची हुई है उसी को सर्व कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फूड कंटामिनेशन। ऐसे इंडस्ट्रियल या ऑक्यूपेशनल काम कर रहे हैं बेचारे, उनको पॉइजन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइजन अंदर चला जाता है। तो वन बाय वन करके लेते हैं कॉमन पॉइजनिंग, जो कॉमन कॉज ऑफ पॉइजनिंग। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास में एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, मतलब स्पेशली बच्चों में देखने को मिलता है, सडनली बिना किसी नॉलेज को जो है वो एक्सीडेंटली जो है वो पॉइजनस अंदर ले लिया है। सेकेंड आता है हमारे पास में ड्रग ओवरडोज। ड्रग ओवरडोज का मतलब हो गया हमारे पास में कि किसी ड्रग्स की ज्यादा दवाई ले ली, जैसे पैरासीटामोल ज्यादा ले लिया, स्लीपिंग पिल्स, एल्प्रेक्स जिसका मैं बार बार जिक्र करता, ज्यादा ले ली, इसकी वजह से नींद नहीं आ रही, या मान लो कि उसको मजा आ रहा है सोने में, तो उसने नॉर्मली एक जो है वो हमारे पास में लेनी चाहिए, या मान लो 0.25 mg लेनी चाहिए, और उसने ले ली फिर हमारे पास में 2.5 mg। तो इस तरीके से। नेक्स्ट होता हाउस होल्ड केमिकल। हाउस होल्ड केमिकल इन द सेंस घर में जो काम आने वाले, जैसे फिनोल है, ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये किस तरीके से, मान लो फिनोल रखा हुआ है या ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ, बच्चे ने उसको खा पी लिया, या फिर जो है वो हमारे पास में क्या है कि फिनोल लगाया है, बच्चा जो है उस पर घूम रहा है, छोटे बच्चे जो है वो होते हैं, वो सारी चीजें। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, चूहे मतलब कोई भी पेस्टिसाइड्स, मतलब मच्छर कीड़े मकोड़ों को मारने वाला, कॉकरोच को मारने वाला, ऐसी कोई चीज है तो वो जो है वो हमारे पास में पॉइजनक होती है। बहुत सारा सुना होगा आपने कि चूहे मारने वाली दवाई खा ली या कॉकरोच मारने वाली दवाई खा ली। एंड स्नेक एंड इंसेक्ट बाइट, ये भी आपको देखने को मिलता है कि स्नेक बाइट पॉइजनिंग होता है। आदमी जा रहा था खेत में काम कर रहा था, स्नेक ने काट लिया, या कोई इंसेक्ट बिच्छू वगैरह ने काट लिया, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है फूड कंटामिनेशन, जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि पुराना खाना घर पे भी या होटल में तो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हो गई, कल यार बाहर का खाना खाया था, घर के खाने से नहीं होता लेकिन बाहर के खाने से हो जाता है, तो वो चीज हो गया हमारे पास में फूड कंटामिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंडस्ट्रियल या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। वही काम कर रहे हैं, जैसे लीड की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, देन मर्क्यूरी की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कॉटन की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास में जो है वो पॉइजनिंग होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में कॉमन कोज ऑफ पॉइजनिंग, मतलब पॉइजनिंग के कॉमन कोज कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें होगी। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में साइन एंड सिम्टम्स क्या है। ठीक, कौन कौन से साइन सिम्टम्स हमारे पास में पॉइजनिंग के, तो ये हमारे पास में जो साइन सिम्टम्स है वो डिपेंड करता है, ध्यान रखना, पॉइजन क्या लिया है। जैसे नींद आने वाली दवाई का अगर पॉइजन लिया है तो उसका अलग साइन सिम्टम्स होगा। देन आपने किस तरीके से लिया, जैसे मान लो आपने खाया है तो उसका असर लेट आएगा, आपने डायरेक्ट आईवी में दिया है उसका असर ज्यादा आएगा। रूट ऑफ एंट्री क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना टाइम हो गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। पता चले कि कॉकरोच की दवाई खाई थी, कब खाई थी, कल खाई थी, और जब कल से अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होना है। ठीक है, तो ये जो साइन सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ पॉइजन। ठीक है, ये हमारे पास में डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ पॉइजन, रूट ऑफ एंट्री एंड टाइम सिंस ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर कितना है, देन ठीक है कितना एक्सपोजर है, कितना जो है वो किस रूट से लिया गया है, कितनी क्वांटिटी खाई है। मान के चलिए किसी पर्सन ने 10 पैरासीटामोल खाई है, किसी पर्सन ने 20 पैरासीटामोल खाई है, तो 20 पैरासीटामोल तो जो है वो ज्यादा डेंजरस चीज है ना, देन कंपेयर टू 10 पैरासीटामोल। तो ये हमारे पास में जो साइन सिम्टम्स हैं पॉइजनिंग के, वो डिपेंड करते हैं हमारे पास में कि जो पॉइजन जो है वो कौन सा लिया है। ठीक है, रूट ऑफ एंट्री क्या है, देन एक्सपोजर कितना है, टाइम एक्सपोजर कितना है, उन सब चीजों के ऊपर। बाकी जनरल सिम्टम्स हम ले लेते हैं कि पॉइजनिंग की कंडीशन में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो पहली चीज आ गई, नोजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी 99% नोजिया एंड वोमिटिंग तो जो है वो देखने को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में जो है वो थोड़ी सी तकलीफ आती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग। अनकॉन्शियसनेस और अल्टर्ड सेंसोरियम, अगर पॉइजनस लिया है तो अनकॉन्शियसनेस, क्लाइंट जो हो या तो अनकॉन्शियस हो जाएगा, या अल्टर्ड सेंसोरियम उसको देखने को मिलेगा। अल्टर्ड सेंसोरियम का मतलब हो गया कि उसके अंदर जो है वो हमारे पास में
उसको मेमोरी जो है वो इतनी नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, कन्वर्जेंस एंड कोमा जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। कन्वर्जेंस मतलब दौरे आ रहे हैं या कोमा है, जैसे ट्रामाडोल लेने के बाद जो है वो दौरे आ जाते हैं। देन पैलर एंड साइनोसिस देखने को मिलेगा। स्किन जो है हमारे पास में पैलर हो जाएगी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है या और भी बहुत सारी पॉइजनिंग आती है जो कि हमारे पास में ऑक्सीजन के अटैच के इंटरफेयर को जो है वो अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, पैलर एंड साइनोसिस जो है वो हमें देखने को मिलता है। देन बर्न अराउंड माउथ इफ कोरोसिव पॉइजनिंग, अगर मान के चलिए किसी ने एसिड पिया है, किसी ने जो है वो HCl वगैरह पिया है, तो उसमें हमारे पास में जो है वो माउथ आसपास में जो है वो जल जाता है। तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, ये कंटिन्यू सिम्टम्स है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पुपिलरी चेंजेज। पुपिल में भी जो है वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या चीज, अगर ओपोइड्स लिया है तो पुपिल जो है वो हमारे पास में कंस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। एंड अगर हमारे पास में जो है वो एट्रोपिन पॉइजनिंग लिया है तो डायलेट होगी। ध्यान रखना, ये चीज काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछी गई है, तो इस लाइन को ध्यान रखना। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर, ये भी मैं आपको बताता हूं। एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर पुपिल जो है वो क्या होती है, तो सभी ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास में पॉइजनिंग की कंडीशन आते हैं, ओपोइड वाला आ गया, सल्फास वाला हो गया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, अफीम आ गया, डोडापोस्ट, ये जितने भी चीजें खाते हैं तो उसमें हमारे पास में पुपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होती है। लेकिन एट्रोपिन जो है वो पॉइजनिंग होती है उसमें हमारे पास में जो है वो पुपिल डायलेट होती है। और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया, एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर जो है वो पुपिल किस तरीके से होती है। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर जो है वो हमारे पास में पुपिल जो है वो डायलेट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेसिव सलाइवेशन और स्वेटिंग, ठीक है। एक्सेसिव सलाइवेशन और स्वेटिंग होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो लार निकलेगी और बहुत ज्यादा जो है वो पसीना निकलेगा, ठीक है, ये चीजें देखने को मिलेगी। एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में ये चीजें देखने को मिलती है। एंड इरेगुलर पल्स एंड कार्डियक अरेस्ट आएगा अगर आपने कार्डियोटॉक्सिक पॉइजनस लिया है, तो जैसे KCl वगैरह लिया है, तो इन सब चीजों में हमारे पास में जो है वो कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक साइन सिम्टम्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था। नॉर्मली आपको पता ही है, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, अनकॉन्शियसनेस या अल्टर्ड सेंसोरियम होता, आदमी पागलों की तरह करते हुए था, मैं कहाँ हूँ, इस तरीके से। कन्वल्जेंस एंड कोमा भी आ सकता है, सीजर वगैरह आ सकते हैं, हाथ पैर जो है वो नीले पड़ जाएंगे, और अगर कोरोसिव पॉइजनिंग अगर लिया है तो बर्न वगैरह हो जाएगा। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड ओपोइड पॉइजनिंग लिया है तो पुपिल कंस्ट्रिक्ट होगी, और अगर एट्रोपिन पॉइजनिंग लिया है तो पुपिल जो है वो डायलेट होगी। एंड एक्सेसिव सलाइवेशन एंड स्वेटिंग देखने को मिलेगा, स्पेशली ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंडीशन में। और इरेगुलर जो है वो हमारे पास में पल्स एंड कार्डियक अरेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। कैसे आप डायग्नोसिस करोगे, तो दोस्तों पॉइजनिंग का सबसे पहली चीज है कि हम क्या करते हैं, पहले हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में लेते हैं कब इसने पिया था, क्या पिया था, कितनी क्वांटिटी में पिया था, कौन से रूट से लिया था। अगर ये सारी चीजें हमारे पास में आ जाती है ना, तो इनका बहुत ज्यादा जो है वो यूजफुल होता है। कैसे, जैसे मैं बात करूं दोस्तों कि हर ट्रोमा सेंटर के अंदर जो है वो, जितने भी हमारे पास में दुनिया के अंदर जो पॉइजनस का सेंटर है, वो हमारे पास में दिल्ली एम्स के अंदर है, ठीक है। तो वहां पे बाकायदा जो हो नंबर लगे हुए थे हर ट्रोमा सेंटर के अंदर, चाहे वो हमारे पास में बिहार का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे MP का हो, चाहे राजस्थान को, कोई भी ट्रोमा सेंटर है तो वहां पे एम्स दिल्ली वाले जो पॉइजनिंग सेंटर है उसके नंबर लगे हुए। वहां पे क्या होता है कि वहां पे हम कंसल्ट कर सकते हैं कि इसने ये खाया है, ये चीजें ली है, तो हम क्या दे सकते हैं, और वो बाकायदा जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन भी देते हैं, ध्यान रखना। तो इसके लिए हमारे पास में ये हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हिस्ट्री टेकिंग में जो क्लाइंट होता है वो इतना नहीं दे पाता, कई बार क्लाइंट भी दे देता है, लेकिन उसके साथ वाले हैं या और भी हर चीजें उससे पूछते हैं कि इसने पॉइजन कौन से टाइम पे लिया है, कितने घंटे पहले लिया। देन टाइप पूछते हैं, क्या खाया था, चूहे मारने वाली दवाई, पैरासीटामोल, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एट्रोपिन। देन उसके बाद क्या खाया था, उसी हिसाब से तो हम एंटीडोट देंगे, तो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वांटिटी, क्वांटिटी भी हम पूछेंगे कितनी खाई थी। पता चले 2 एल्प्रेक्स की गोली खाई थी, अरे तो क्या हो गया 2 एल्प्रेक्स की गोली खाने से, ठीक है, कोई नहीं, छोड़िए, ठीक है। देन उसके बाद रूट, रूट क्या है, रूट मैंने बता दिया।
अगर ओरली लेंगे तो उसका एब्जॉर्वेशन धीरे धीरे होगा, डायरेक्ट आईवी लिया है तो उसका एब्जॉर्वेशन जो है वो जल्दी होगा। तो पहली चीज हम लेंगे दोस्तों, क्या चीज, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। सेकंड हमारे पास में आ जाता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, वाइटल साइन चेक करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइटल साइन अगर हमारे पास में नॉर्मल है तो काफी हद तक हम जो है वो सिक्योर हो जाते हैं। देन ओड्यूर चेक करेंगे, क्या स्मेल आ रही है। बर्न चेक करेंगे कि कोई बर्न वाली कंडीशन तो नहीं है। पुपिल चेक करेंगे कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस या एट्रोपिन वाला पॉइजनस तो नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों, लेबोरेटरी टेस्ट में हम सबसे पहले जो है वो एनजी ट्यूब डालते हैं, ठीक है। एनजी ट्यूब डालने के साथ साथ जो है वो हम गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं। एक गैस्ट्रिक गेवाज होता है, एक गैस्ट्रिक लेवाज होता है। एनजी ट्यूब डालते हैं। एनजी ट्यूब का प्रोसीजर मैंने जो है वो आपको बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। तो एनजी ट्यूब अंदर डालते हैं। एनजी ट्यूब डालने के बाद हम जो है वो 10 सीसी सिरिंज से जो है वो थोड़ा सा खींचते हैं। खींचने के बाद जो है उस पर निडल लगा के उसको उसी उसी टाइप में उस सैंपल को जो है वो लेब में भेज दिया जाता है कि ये किस तरीके से किस टाइप का पॉइजनस है। साथ के साथ ब्लड सैंपल भी लिया जाता है और यूरिन सैंपल भी लिया जाता है, क्योंकि जो पॉइजनस की कंडीशन आती है उसमें एमएलसी जरूर करती है, ठीक है। क्या करती है दोस्तों, एमएलसी, मेडिको लीगल केसेस जरूर करता है, कहते हैं ना एमएलसी करवाते हैं, तो एमएलसी जरूर करती है। पुलिस का जो है वो हमारे पास में इंटरफेयर जरूर होता है। पहले तो एक्सीडेंट केस में भी एमएलसी करती थी, आजकल इसको बंद कर दिया था, क्योंकि एमएलसी से बचने के लिए लोग जो है वो उस पीड़ित को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते थे। तो आजकल जो है वो एमएलसी एक्सीडेंट केस में नहीं करती है। हाँ, कोई करवाना चाहे तो एक अलग बात है, इंडिविजुअल होती है। बाकी पॉइजनस की कंडीशन में जो है वो एमएलसी काटी ही काटी जाती है। जिन बच्चों ने कैजुअलिटी के अंदर ड्यूटी की उनको पता होगा। तो मेडिको लीगल केसेज जो है वो उसका बनाया ही बनाया जाता है। और मेडिको लीगल केसेज में 3 सैंपल जाते हैं। कौन कौन सा, उसके अंदर जाता है हमारे पास में ब्लड सैंपल जाता है, यूरिन सैंपल जाता है एंड गैस्ट्रिक कंटेंट जाता है फॉर टॉक्सोलॉजी। ये तीनों सैंपल जाते हैं। तीनों सैंपल जाते हैं और तीनों सैंपल जो है वो पुलिस की निगरानी के अंदर ही जो है वो करवाया जाता है, ताकि किसी प्रकार का कोई जो है वो इंटरफेयर ना हो। साथ के साथ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एबीजी, आर्टरियल ब्लड गैसेज जो है वो करते हैं। लीवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाए जाते हैं। ये एडिशनल है। हालांकि जैसे किसी ने जो है वो केसीएल वगैरह ले लिया है तो ईसीजी में हमें फाइंड आउट हो जाता है। किसी ने जैसे रात भर जो है वो हमारे पास में कार्बन मोनोफॉस्फोइड है, पॉइजनिंग कंडीशन है, तो हमारे पास में जो है वो एबीजी एनालिसिस से पता चलता है। लीवर और किडनी फंक्शन किस तरीके से हैं उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिल जाता है। और नेक्स्ट आ जाता है रेडियोग्राफी करवाते हैं फॉर मेटालिक पॉइजनस। मेटालिक पॉइजनस इन द सेंस किसी ने कोई मेटल निगल लिया है, ठीक है। जैसे किसी ने जो है वो कोई छोटे छोटे छर्रे निगल लिए हैं या कोई ऐसी चीजें जो मेटल वाली चीजें हैं वो निगल ली है, तो उसमें हम रेडियोग्राफी जो है वो करवाते हैं। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है। तो ये 3 स्टार बना दिए, इसमें मैंने 2 लाइन लगा दी, मैंने कि ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने 1 लगा दी। तो ये हमारे पास में डायग्नोसिस करते हैं मेडिको लीगल केसेस। एमएलसी जरूर बनती है, इसको हमारे पास में होगा मेडिको लीगल केसेस, सुना भी होगा कि एमएलसी कर दी है, वो सारी चीजें। तो ये डायग्नोसिस हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में मैनेजमेंट, यानी कि पॉइजनिंग का जो है वो आप मैनेज किस तरीके से करोगे। तो मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग में हमारे पास में जनरल प्रिंसिपल फॉलो होता है और वो होता है एबीसी फॉर रिसक्सिटेशन। एबीसी को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी चीजें भाई इसमें कोई सर्जरी तो हम कर नहीं रहे ना, हमारे पास में कोई स्पेशल जो है वो चीज करेंगे कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। हमें तो पेशेंट की जान बचानी है। एन कर्म प्रकार गलती से मान लो उसने पॉइजनस खा लिया या जानबूझ के उसने पॉइजनस ले लिया है, या जो है वो हमारे पास में फैक्ट्री वर्कर की वजह से जो है वो पॉइजनस की कंडीशन आ गई है, कुछ भी कंडीशन आई है, हमारे पास में पहला टारगेट क्या है, उस पेशेंट की जो है वो हमें जान बचानी है। और जान बचानी है तो फिर हम जो है वो दोस्तों क्या लेंगे, रिसक्सिटेशन जो है वो काम में लिया जाता है। और रिसक्सिटेशन के हमारे लिए जो है वो 3 है, वही एबीसी। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, इस चीज को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ओ एंश्योर ओपन एयरवे। एयरवे जो हो बिल्कुल ओपन करते हैं कि क्लाइंट कम से कम सांस तो ले, जिंदा रहने के लिए सबसे पहली चीज तो हम यही करते हैं। देन उसके बाद ब्रीदिंग, मतलब प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड वेंटिलेशन सपोर्ट। हमें जरूरत पड़ेगा तो हम उसको जो है वो ऑक्सीजन से देंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम ईटी ट्यूब के द्वारा भी देंगे, वेंचुरी मास्क के द्वारा भी देंगे, रीब्रीदर नॉन रीब्रीदर इनके द्वारा भी हम दे सकते हैं। मतलब ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो ओके करेंगे। देन उसके बाद सर्कुलेशन, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, उसकी जो है वो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। तो ये आ गया हमारे पास में जनरल प्रिंसिपल, जो कि हम एबीसी को जो है वो फॉलो करते हैं।
एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में रिमूव अनएब्जॉर्बेबल पॉइजनस, यानी कि हमारे पास में जैसे मान लो पॉइजनस लिया, पॉइजनस लेने के बाद में हम चाहते हैं कि जैसे मान लो 20 गोली ली, 20 गोली में मान के चलो कि आधा ही एब्जॉर्ब हुआ, आधा तो चीज बची हुई है, तो हम क्या कोशिश क्या करेंगे कि हम तुरंत जो है उसको वोमिटिंग करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अंगुली डाल के वोमिटिंग करवाने की कोशिश करेंगे। तो मान के चलिए, मान लो सपोज करो और दूसरे तरीके से लेते हैं कि किसी खाने में जहर मिला हुआ है, ठीक है, पॉइजनस की कंडीशन है, और वो खाना उसने खाया, थोड़ी देर बाद पॉइजनस की कंडीशन आएगी, तो हम क्या करेंगे, सीधा जो है वोमिटिंग करवाने की कोशिश करेंगे कि सपोज करो इतना खाना था तो वो कम से कम इतना तो बचेगा। ठीक है, तो इतना बचेगा तो उतना ही असर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अनएब्जॉर्ब पॉइजनस है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। वो मैंने आपको टेबलेट का भी एग्जांपल दे दिया, खाने का भी एग्जांपल दिया। तो वो कैसे निकालेंगे, वो करेंगे हम दोस्तों सबसे पहले इंड्यूज वोमिटिंग। इंड्यूज वोमिटिंग कराएंगे, मतलब जानबूझ के गले में जो है वो मुंह डाल के या इस तरीके से डाल के उसको जो है वोमिटिंग करवाएंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये सिर्फ दो चीजें ध्यान रखना, एक तो कॉन्शियस पेशेंट में करवानी है, कहीं ऐसा नहीं अनकॉन्शियस पेशेंट है आपने जानबूझ के अंगुली डाल दी, उसको वोमिटिंग होगी, सीधा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया, पेशेंट एक्सपायर कर गया, तो नहीं। तो दो कंडीशन आपको फॉलो करनी है, एक तो क्लाइंट जो है वो कॉन्शियस होना चाहिए, सेकंड नॉन कोरोसिव पॉइजनिंग होनी चाहिए। नॉन कोरोसिव पॉइजनिंग इन द सेंस जैसे पेट्रोलियम, केरोसिन या HCl, ये सब चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज आ गई कि उसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, इंड्यूज वोमिटिंग करवाते हैं। सेकंड हमारे पास में गैस्ट्रिक लेवाज, जिसके बारे में मैं काफी बार जिक्र कर चुका हूं कि एनजी ट्यूब डालते हैं, देन उसके बाद स्टोमक को वॉश करते हैं, यानी कि वॉश आउट स्टोमक कंटेंट विथ सैलाइन और वाटर, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कैरोसिव एंड पेट्रोल पॉइजनिंग। अब दोस्तों गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं, सेकंड स्टेज क्या हो गया हमारे पास में, गैस्ट्रिक लेवाज। गैस्ट्रिक लेवाज में हम क्या करते हैं, एनजी ट्यूब डाली, एनजी ट्यूब डालने के बाद उसको पानी पिलाया, जो मैंने आपको लड़की वाला एग्जांपल दिया था MSc के टाइम पे, पानी पिला, पानी पिलाने के बाद जो है वो सारा स्टोमक को हमने वॉश कर लिया। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से होता है, दूसरा और भी तरीका होता है, अगर पानी नहीं पिए तो ऐसा नहीं है कि हम वॉश नहीं कर सकते। एनजी ट्यूब डाली, देन उसके बाद जितना खींचना था खींच लिया, उसके बाद जो है वो उसी एनजी ट्यूब से हम जो है वो क्या करेंगे दोस्तों, फ्लूइड डालेंगे, फिर उस फ्लूइड को जो है वो हम खींच लेंगे। तो ये चीज हो गया हमारे पास में स्टोमक वॉश। मतलब हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टोमक वॉश करवाते हैं, कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक लेवाज। तो कंफ्यूज नहीं होता, गैस्ट्रिक गेवाज होता है देना, गेवाज G फॉर गिवन एंड L फॉर निकालना, लेवाज निकालते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। आपने देखा होगा कि काले काली सी जो है वो गोलियां आती है, चारकोल की जो है वो गोलियां आती है, वो इस पे एक्टिवेटेड चारकोल होता है। वो क्या करता है हमारे पास में कि वो जो हमारे पास में एब्जोरो पॉइजन इन GI ट्रैक्ट 10 to 100 ग्राम फॉर एडल्ट्स, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो जो हमारे पास में पॉइजनस है उसको एब्जोर्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल दिया तो जो पॉइजन था उसको एब्जोर्व कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट हम बोलते हैं दोस्तों कैथेट्रिक्स। कैथेट्रिक्स देते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो उसका एलिमिनेशन हो। तुरंत मैग्नीशियम सल्फेट दिया, तुरंत जो है वो स्टूल से पास आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गए फॉर अनएब्जॉर्ब पॉइजनिंग। जनरल में हमने क्या किया, सबसे पहले तो क्लाइंट को मेंटेन करेंगे ABC के द्वारा, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन के द्वारा उस पेशेंट को जो है मेंटेन करेंगे, स्टेबल करेंगे। उसके बाद में अगर हमारे पास में अनएब्जॉर्ब पॉइजनस है तो उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो तभी तो हमने टाइम पूछा कि कितने घंटे पहले लिया है, वो कहता है कि अभी 10 मिनट पहले खाया, तो हम तुरंत स्टोमक वॉश करके उसको निकाल सकते हैं। वो कहेगा कि नहीं 5-6 घंटे हो गए, फिर स्टोमक वॉश का जो है वो हमारे पास में इतना बड़ा जो है वो रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में सबसे पहले इंड्यूस वोमिटिंग करवाएंगे, उसके लिए कंडीशन 2 है, पेशेंट कॉन्शियस होना चाहिए और नॉन कोरोसिव पॉइजनिंग होनी चाहिए, जैसे कि HCl वगैरह है या केरोसिन वगैरह नहीं होनी चाहिए। गैस्ट्रिक लेवाज जो है वो, गैस्ट्रिक लेवाज में हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें कभी भी एनजी फीडिंग जो है वो नहीं डालते हैं। ठीक है, अगर पेट्रोलियम या कोरोसिव जो पॉइजनिंग है तो। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल डालने से क्या होता है कि जो पॉइजनस वाली चीजें उसको एब्जॉर्ब कर लेता है चारकोल। एंड कैथरेक्ट देते हैं ताकि हमारे पास में जो है वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट जल्दी से हो जाए और जल्दी से जो है वो हमारे पास में मैग्नीशियम सल्फेट उसको वो एब्जॉर्ब ही होने का टाइम ही नहीं देता है, सीधा जो है बाहर निकाल देता है। तो ये हमारे पास में सेकेंड आ गई, रिमूव एब्जॉर्बेबल पॉइजनिंग्स। अब उसके बाद में आता है कि जो पॉइजनस हमने लिया उसको हम किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। भाई जो भी चीजें,
पैरासीटामोल खाया तो उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, देन वो सारी चीजें खाई तो उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों एंटीडोट की क्लास मैंने ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है। क्या है दोस्तों? एंटीडोट। ठीक है, एंटीडोट की क्लास मैंने ऑलरेडी जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है, वहां पे भी आप देख सकते हो। बाकी मोटा मोटी डिटेल से तो मैंने वहां बताया था कि कौन से एंटीडोट कौन सी कंडीशन में यूज क्यों लिया जाता है, मैकेनिज्म क्या थी, तो वो सारी चीजें मैंने आपको वहां बताई थी एंटीडोट के अंदर, बुलेट सीरीज के अंदर सीधे जो है वो देख लेना। आज हम सिर्फ और सिर्फ जो इसके अंदर हम सिर्फ बताएंगे कि कौन से के अंदर कौन सा एंटीडोट जो है वो दिया जाता है, और वो एंटीडोट हम जो है वो दिल्ली एम्स से भी पूछते हैं, बाकी हमें पता भी होना चाहिए। वो एंटीडोट क्या करते हैं, जैसे मान को चलिए सपोज करो किसी ने ज्यादा आयरन की कोई चीज ले ली है या पैरासीटामोल बहुत ज्यादा खा ली है, तो एन एसिटाइलसिस्टीन देते हैं, तो उस पैरासीटामोल का असर जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास में मतलब अपोजिट वाली चीजें जिसकी वजह से वो चीजें खत्म हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज करती है। जो जहर हमारे पास में उसको किस तरीके से हम न्यूट्रलाइज देते हैं, या इसको बोलते हैं काउंटर एक्ट पॉइजनस, या एंटीडोट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले पॉइजन देखते हैं कि कौन सा पॉइजन है और कौन सा एंटीडोट जो है वो दिया जाता है। तो ये हम ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास में आ जाएगा जैसे मॉर्फिन है, ठीक है, मॉर्फिन है या ओपोइड्स है, उसके अंदर हम क्या देते हैं दोस्तों, उसके अंदर हम देते हैं नैलेक्सोन। नैलेक्सोन जो है वो एंटीडोट के रूप में देखते हैं। देन उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंडीशन है, जैसे पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, किसी ने सल्फास ले लिया है, तो इस चक्कर में इसमें हम दोस्तों एट्रोपिन देते हैं एंड पेरालोक्सिमाइड देते हैं। ठीक है, पैरालिडोक्सिमाइड देते हैं। अब एट्रोपिन का एक और फंक्शन होता है, ये भी आप मुझे बताओ कि एट्रोपिन कौन सी कंडीशन में देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंडीशन में तो दिया ही दिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन और है जिसके अंदर हम एट्रोपिन देते हैं, तो मुझे बताइए। एक तो मैं इसका फंक्शन अभी बताता हूं कि ये एट्रोपिन क्या करता है दोस्तों, हमारे पास में जो हमारे पास में सीक्रेशंस होते हैं, जैसे सलाइवर सीक्रेशंस है, डाइजेस्टिव जूस का है, पैनक्रेटिक जूस का है, या फिर इंटेस्टाइनल जूस का है, उन सबके सीक्रेशन को स्टॉप कर देता है और एब्जॉर्वेशन को जो है वो कम कर देता है। अब कोई चीज हमने पी है तो सीक्रेशंस कम हो जाएंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और एब्जॉर्वेशन कम हो जाएगा तो वो पॉइजनस ब्लड में अंदर नहीं जा पाएगा। तो एक तो इसका काम है एट्रोपिन का। दूसरा काम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके जो है वो बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप मेरी क्लास जो हो बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। अगर किसी ने बहुत ज्यादा पैरासीटामोल खा लिए तो उसमें आता है एन एसिटाइल सिस्टीन, हम एंटीडोट के रूप में देते हैं। बेंजोडाइजिपाम ले लिया तो उसमें हम जो हो फ्लोमाजिनिल देते हैं। आयरन अगर किसी ने ले लिया है, आयरन की टेबलेट वगैरह, तो डेक्सोफेरामाइन देते हैं। ठीक है, डेफोक्सोमाइन देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास में साइनाइड है, तो उसमें हम दोस्तों दैट इज कॉल्ड एमाइल नाइट्रेट या सोडियम थियोसल्फेट जो है वो हम एंटीडोट के रूप में देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की कंडीशन आती है तो 100% ऑक्सीजन जो है वो उसको दिया जाता है, या हाइपरबेरिक ऑक्सीजन जो है वो दिया जाता है। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन कैसे दिया जाता है, ये जैसे हमारे पास में बेड है, इसके ऊपर एक शीशे का सा जो है वो चेंबर होता है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास में क्लाइंट जो है वो लेटा हुआ रहता है। ये पूरा चेंबर है और इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है, इसको बोलते हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। हालांकि मैंने बर्न के अंदर जो है वो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन के बारे में बता रखा है। अगर लीड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके अंदर हम एडीटी देते हैं चिलेटिंग एजेंट के रूप में। और स्नेक बाइट होता है तो आपको पता ही दोस्तों, एंटी स्नेक वीनम जो है वो दिया जाता है, या एंटी स्नेक वीनम सीरम जो है वो दिया जाता है। बना बनाए जो है वो सीरम हमारे पास में दिया जाता है। एंटी वीनम सीरम कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, घोड़ों से कैसे प्राप्त करते हैं, वो मैंने इम्यूनिटी के अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा था। एंटी स्नेक वीनम कैसे तैयार होता है, कैसे जो है वो सांप मतलब घोड़े को जो है वो सांप से कटवाया जाता है, फिर उसकी एंटीबॉडीज को कलेक्ट किया जाता है, फिर वो देते हैं, ये सारी चीजें। और आपको बेसिकली पता है 10 वायल जो है वो एक बार के अंदर जो है वो दी जाती है। 10 वायल जो है वो हमारे पास में एक बार के अंदर जो है वो दी जाती है। तो ये हमारे पास में कुछ एंटीडोट हैं, या जिसको हम काउंटर एक्ट पॉइजनस कहते हैं, या जो हमने चीज ली है, जो क्लाइंट ने ली है, उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में एलिमिनेट एब्जोरो पॉइजनिंग। तो देखो हमने क्या क्या किया, पहले तो जनरल कंडीशन देखी। जनरल कंडीशन में हमने क्या किया, एबीसी को फॉलो किया, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, इसको फॉलो किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो अनएब्जोरो पॉइजन था उसको हमने बाहर निकालने की कोशिश की। कैन कैन प्रकार कैसे जैसे करके जो अनएब्जोरो था, चलो ठीक है, मान लो कि इतना जो है वो हमने इतना पॉइजनस लिया है तो उसमें इतना बचा हुआ, तो उस उतने को तो बाहर निकालें, कम से कम असर ही आधा रह जाएगा। तो जो अनएब्जोर्ब पॉइजनस है, ठीक है, उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे।
नेक्स्ट आज सॉरी अनएब्जॉर्ब जो हमारे पास पॉइजन था उसको हम कैसे निकालेंगे। देन उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब पॉइजनस थे और कौन सी स्टेप है जिसके द्वारा निकालेंगे। तो पहली चीज आ गया हमारे पास में फोर्स डायूरेसिस। फोर्स डायूरेसिस मतलब बहुत ज्यादा जो है वो यूरिन आउटपुट बढ़ा देते हैं ताकि वो जो हमारे पास में एलिमिनेट कर रहे थे वो अनडाइजेस्टिव था। ध्यान रखना दोस्तों, अनएब्जॉर्ब फूड था, अनएब्जॉर्ब पॉइजनस था, यानी कि हमने मुंह से लिया, मुंह से लेने के बाद स्टोमक में है, तो स्टोमक में हमारे पास में अनएब्जॉर्ब पॉइजनस था। इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, तो इसमें हमने इंड्यूस वोमिटिंग करवाया, गैस्ट्रिक लेवाज करवाया, एक्टिवेटेड चारकोल दिया एंड कैथरेक्ट दिया। अब यहां पे बंदिश ये है दोस्तों कि अगर यहां पे अनएब्जॉर्ब पॉइजनस है तो ही हम काम में ले सकते हैं। दूसरी चीज, जो ओरल इंजेक्शन हमने लिया, मुंह से हमने कोई चीज ली, उसी में ये काम करता है। अब मान के चलिए किसी ने जो है वो ले लिया, टाइम ज्यादा हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड सर्कुलेशन में चला गया। अब ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, उसको हम कैसे जो है वो रिड्यूस करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन में चला गया है तो उसको हम कैसे जो है वो रिमूव करेंगे, इसको हम ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेटेड एब्जॉर्ब पॉइजन। पहले तो था अनएब्जॉर्ब पॉइजन था, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ था उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब आ गया कि वो एब्जॉर्ब हो चुका है, अब उसको हम कैसे बॉडी से बाहर निकालेंगे। अब एब्जॉर्ब होना था वो तो हो गया है, अब उसको निकालने के लिए हमारे पास में आता है कि फोर्स डायूरेसिस देते हैं, जैसे कि हमारे पास में लेसिक्स वगैरह दिया जाता है, लेसिलेक्टोन दिया जाता है, स्प्रेलेक्टोन दिया जाता है, ताकि यूरिन आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो। ज्यादा से ज्यादा यूरिन आउटपुट होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा कि वो जो ब्लड के अंदर पॉइजनस है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायलिसिस। तो दोस्तों जब मैंने डायलिसिस आपको बताया था तो वहां पे मैंने बताया था कि पॉइजनस की कंडीशन में हम हीमोडायलिसिस करते हैं, जैसे बारबिट्रेट पॉइजनिंग है या पोटेशियम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो पोटेशियम ब्लड में बहुत ज्यादा फैल गया, या फोर पॉइजनिक लाइक बारबिट्रेट है, मेथेनॉल है, सैलिसैलाइड है, उस कंडीशन में ब्लड के अंदर जो है वो हमारे पास में बहुत ज्यादा जो है वो उनकी मात्रा है। अब वो बहुत ज्यादा मात्रा में है तो वो सीधा हमारे पास में ब्रेन पे अटैक करेंगे, देन ब्रेन उसको एब्जॉर्ब करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा, देन किडनी उसको रीएब्जॉर्ब करेगी, लीवर उसको रीएब्जॉर्ब करेगा। तो उसके लिए हम फिर डायलिसिस करते हैं, और डायलिसिस भी कौन सा दोस्तों, हीमोडायलिसिस। डायलिसिस में भी हम कौन सा करते हैं दोस्तों, हीमोडायलिसिस करते हैं, ताकि उस चीज को हम अच्छे तरीके से रिमूव कर सकें। द पॉइजनस लाइक बारबिट्रेट, मेथनॉल एंड सैलिसाइड को जो है वो निकालते हैं। एंड नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मतलब पूरे ब्लड को ही निकाल दिया, दूसरा फ्रेश ब्लड जो है वो डाल दिया। ये सीवियर पॉइजनस केसेस में जो है वो किया जाता है, यानी कि डायलिसिस अब पॉसिबल है नहीं है, 4 घंटे हम दे नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं, पूरा ब्लड एक साइड से निकालते हैं, दूसरी साइड से दूसरा फ्रेश ब्लड जो है वो डाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ये बहुत सीवियर केसेज में किया जाता है जब हमारे पास में कोई ऑप्शन जो है वो नहीं बचता है। तो कंडीशन समझ में आ गई सारी, स्टेप बाय स्टेप से जो है वो आप याद करो दोस्तों, क्या क्या चीजें थी हमारे पास में। पहला था तो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एबीसी, हम फॉलो करते हैं, जनरल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले एयरवे मेंटेन करते हैं, ब्रीदिंग मेंटेन करते हैं, सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं, तभी तो आगे इलाज कर पाएंगे। पेशेंट जिंदा ही नहीं रहेगा तो हम इलाज किस चीज का कर पाएंगे। तो पहले तो पेशेंट को जो है वो जिंदा रखने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। सेकेंड, हमारे पास में जो अनएब्जॉर्ब पॉइजनस था उसका ठिकाना लगाते हैं, उसको हम निकालते हैं, तो उसके लिए हम जो है वोमिटिंग करके, गैस्ट्रिक लेवाज करके, देन हम एलिमिनेट करके, स्टूल मैग्नीशियम सल्फेट देके, ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। राइट। फिर हमारे पास में तीसरी चीज आ गई कि उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। अब जो चीज चली गई है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब एब्जॉर्ब हो चुकी है तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो हम क्या क्या चीज देंगे, तो उसमें हम काउंटर जो है वो ड्रग्स देंगे। जैसे हमारे पास में एग्जांपल मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी कि कौन सा जो है वो हमारे पास में लिया था। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग्स जो है वो ली है। ठीक है। उसके बाद मान के चलिए एब्जॉर्ब भी हो चुका है, ब्लड में पूरे में एब्जॉर्ब हो चुका, फिर हमारे पास में आता है कि हम यूरिन के माध्यम से उसको निकाले, डायलिसिस के माध्यम से निकाले, या पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके जो है उसको निकाल दे। तो ये हमारे पास में आ गया, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेट एब्जॉर्ब पॉइजनिंग को हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सपोर्टिव थेरेपी। ये हमने कर दिया
ये जो चीज़ करनी थी कर दी। उसके साथ साथ क्या क्या सपोर्टिव थेरेपी हम करेंगे, तो दोस्तों IV फ्लूइड देंगे फॉर डिहाइड्रेशन। भाई क्लाइंट को हमने जो है वो यूरिन पास आउट करने के लिए जो है वो लेसिक्स वगैरह दिया है, डायूरेटिक दिया है, तो कहीं डायूरेटिक की वजह से हमारे पास में डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ना चला जाए, इसके लिए ज़रूरी होता है हमारे पास में कि उसके अंदर IV फ्लूइड जो है वो हम देते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना जाए। ऑक्सीजन थेरेपी वो तो हमने एयरवे ब्रीदिंग के अंदर देख ही लिया कि ऑक्सीजन थेरेपी हम कंटिन्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंटी कन्वर्जेंट फॉर सीजर्स। पॉइजनस की कंडीशन में आपको पता ही दोस्तों क्या हो जाते हैं, कन्वर्जेंस आ जाते हैं, तो हम जो है वो दोस्तों एंटी कन्वर्जेंस ड्रग्स देते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जांपल हम बात करें तो कौन सी आती है, लवेरा दिया जाता है, ठीक है, एप्टोइन दिया जाता है, ठीक है, ये सारे के सारे ड्रग्स जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मेंटेन टेम्परेचर एंड न्यूट्रिशन। टेम्परेचर और न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट इन सुसाइड केसेज। सुसाइड केसेज में जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, कुछ नहीं होगा, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो फिर बाद में जो है वो किया ही किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल मान लो कि गलती से जो है वो पॉइजनस ले लिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी में काम करा उसकी वजह से कोई चीज हो गई है, इनहेलेशन से चीज हो गई है, तब तक कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी ने सुसाइड की वजह से जो है वो हमारे पास में पॉइजनस लिया है, तो उस कंडीशन में हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो देंगे, ठीक। तो ये हो गया सपोर्टिव थेरेपी। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। पॉइजनस की कंडीशन में क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होता है उसको हम ले लेते हैं, फिर देन उसके बाद उसको समरी को करके इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या होता है, जैसे ही पॉइजनस की कंडीशन आई तो इमीडिएट नर्सिंग क्या होती है, हमारे पास में सबसे पहली चीज है असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड वाइटल साइन। वाइटल साइन चेक करेंगे और उसकी कॉन्शियसनेस को जो है वो चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मस्ट है। वाइटल साइन को चेक करने के बाद में ही जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, अगर वो कॉन्शियस है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, एनजी ट्यूब डालना भी आसान है, देन उससे वोमिटिंग करवाना भी आसान है, बहुत सारी चीज़ों का फायदा मिलता है। नेक्स्ट वही हमारे पास में मेंटेन एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, वो सारी चीज़ें जो हो वो हम मेंटेन करते हैं। देन प्लेस पेशेंट इन लेटरल पोजिशन, प्रिवेंट एस्पिरेशन, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में हम पेशेंट को नहीं रखते हैं, क्योंकि गलती से मान लो वो वोमिटिंग करेगा तो क्लाइंट जो है वो क्या होता है दोस्तों, एस्पिरेट करने की संभावना होती है। इसीलिए पॉइजनस कंडीशन में या अनकॉन्शियस में आपने देखा होगा कि क्लाइंट को इमीडिएटली जो है वो लेटरल पोजीशन में रखता है। या तो आप राइट लेटरल में रख लो या लेफ्ट लेटरल में रख लो, कोई इश्यू नहीं है, बट लेटरल पोजीशन में जो है वो रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में आइडेंटिफाई एंड रिमूव सोर्स ऑफ पॉइजनस। आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जो है वो हमारे पास में पॉइजनस का सोर्स है, क्योंकि उसी के आधार पे हमारे पास में दोस्तों हम जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे, कि क्या चीज़ ली है उसी हिसाब से हम एंटीडोट देते हैं, कौन सा पॉइजनस लिया है उसी हिसाब से हम एनजी ट्यूब वगैरह डालेंगे, उसी हिसाब से जो है वो हम केयर करेंगे। पता चले कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस तो इमीडिएटली हम जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी एंड हाइपरबेरिक ऑक्सीजन दे देंगे। तो हमारे पास में जो है वो सोर्स ऑफ पॉइजनस का पता चलना चाहिए। स्नेक बाइट है तो तुरंत हम जो है वो एंटीवीनम सीरम दे देंगे। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सेव एनी कंटेनर वॉमिट्स स्पेसिमेन फॉर लैब एनालिसिस। लैब एनालिसिस के लिए जो भी सैंपल जा रहे हैं, जैसे गैस्ट्रिक लेवाज का सैंपल था, ब्लड का सैंपल था, जो भी था उसको जो है वो सेव करके रखना। सेव इन द सेंस कि संभाल के रखना है, पुलिस वेरिफिकेशन में फिर इमीडिएटली उसको जो है वो टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, ये सारी चीजें। एंड लास्ट आ जाता है अवॉइड गिविंग एनीथिंग बाय माउथ अंटिल इंस्ट्रक्टेड। कोई भी चीज माउथ से जो है वो जब तक बोला नहीं गया तब तक नहीं देनी है, कोई भी चीज माउथ से जो है वो नहीं देनी है। तो ये हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट थे, और इमीडिएट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा थी। तो इमीडिएट नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में ये सारी चीज थी। अब आ जाता है हमारे पास में ऑनगोइंग केयर। ऑनगोइंग केयर मतलब इमीडिएट तो हमने कर दी, उसके बाद हमारे पास में क्या केयर बचती है। तो आपको पता ही है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी जरूरी होता है, वरना वो दोबारा से खा जाएगा। तो उसमें ऑनगोइंग केयर में हमारे पास में आता है एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीडोट एंड फ्लूइड। ये तो हो गए इमीडिएट, पेशेंट जैसे आया आपने ये सारी चीजें कर दी। फिर उसके बाद में गैस्ट्रिक लेवाज चल रहा है, गैस्ट्रिक लेवाज चल रहा है, ये सारी चीजें दे रहे हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में ऑनगोइंग केयर में क्या आता है, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक एंड फ्लूइड। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला कि इतना फ्लूइड दे दीजिए, ये एंटीडोट दे दीजिए, वो सारी चीजें हम देंगे। नेक्स्ट
मॉनिटर वाइटल साइन एंड यूरिन आउटपुट आवरली। आवरली जो है वो यूरिन आउटपुट देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि कितना पॉइजनस हम जो है वो निकाल पाते हैं, और वाइटल साइन को जो है वो चेक करेंगे। तो वाइटल साइन चेक करेंगे और यूरिन आउटपुट को आवरली देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस। इमोशनल सपोर्ट देंगे, मान लो उसने गलती से जो है वो पॉइजनस ले लिया है, तो उसको मरने का बड़ा डर होता है, और मरने का किसको डर नहीं होता, सबको होता है। तो उसको रीअश्योरेंस करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे। ये सारी चीजें भी जो है वो हमारे पास में किसकी जिम्मेदारी होती है, ये सारी जिम्मेदारी जो है हमारे पास में नर्सिंग ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन लाइक एस्पिरेशन, शॉक, रीनल फेलियर। जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उन सबसे प्रिवेंट करेंगे। और प्रिवेंट कैसे करेंगे, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करेंगे। तो एस्पिरेशन से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको साइडलाइन पोजीशन देके। शॉक से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको आईवी फ्लूइड देके। रीनल फेलियर से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वही आईवी फ्लूइड देके। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेन एक्यूरेट इनटेक आउटपुट चार्टिंग एंड चार्टिंग। ठीक है, क्लाइंट जो है वो डिहाइड्रेशन कंडीशन में जा सकता है, वॉमिटिंग की वजह से, या हमने लेसिक्स वगैरह दिया था डायूरेटिक की वजह से जो है वो हमारे पास में जो है वो डिहाइड्रेशन कंडीशन में जा सकता है। इसीलिए स्ट्रिक्टली जो है वो इनटेक आउटपुट चार्टिंग जो है वो करनी है। नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर गैस्ट्रिक लेवाज एंड डायलिसिस एज ऑर्डर। जो भी हमारे पास में ऑर्डर हुआ है कि इसको गैस्ट्रिक लेवाज करनी है या इसका डायलिसिस करवाना है, तो उसके लिए जो है वो आप तैयार करोगे। तो तैयारी में क्या करोगे, जैसे गैस्ट्रिक लेवाज करनी है तो वही एनजी ट्यूब का पूरा सामान ला के दोगे। ठीक है, पूरी चीज एनजी ट्यूब, देन उसके बाद फिक्सेटर, देन उसके बाद स्टेथोस्कोप टेस्ट करने के लिए, देन उसके बाद हमारे पास में जो है वो एस्पिरेट करने के लिए नीडल, वो सारी चीज ला के दोगे। एंड डायलिसिस कराएंगे तो वही कंसेंट वगैरह, वो सारी चीजें। एंड लास्टली आ जाता है एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली फॉर पॉइजनस प्रिवेंशन। पॉइजनस से कैसे आप प्रिवेंट हो सकते हो अगर गलती से लिया है, तो ये सारी चीजों के बारे में जो है वो पेशेंट को एज वेल एज उसकी फैमिली मेंबर को जो है वो बताया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में ऑनगोइंग केयर। पहले हमारे पास में इमीडिएट केयर, मतलब पेशेंट आया तो बिना किसी को पूछे ही वो सब केयर तो हो जानी चाहिए। ये सारी केयर तो बिना किसी का इंतजार के ही हो जानी चाहिए। जब तक डॉक्टर आता है उससे पहले ही ये सारी चीज होनी चाहिए, इसीलिए इसको बोला इमीडिएट नर्सिंग एक्शन। उसके बाद ऑनगोइंग केयर, मतलब बाकी चीजें कर रहे हैं, गैस्ट्रिक लेवाज ये सब चीजें कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंशन ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग से आप कैसे प्रिवेंट हो सकते हो, तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें हैं। पॉइजनिंग से आप प्रिवेंट हो सकते हो कि कोई भी ऐसी खतरनाक चीजें उनको बच्चों से दूर रहो। देन उसके बाद कोई चीज़ें केमिकल वाली चीज़ें या हार्मफुल है उसको लेबल लगा के रखो। देन अच्छे तरीके से जो हो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करो। जब भी पेस्टिसाइड्स जो है वो जैसे दे रहे हो खेत वगैरह में, तो अच्छे तरीके से जो हो पहन पान के दो। वो सारी चीज़ें, मतलब इसी तरीके से हम जो है वो बच सकते हैं। अंगीठी वगैरह को जो है वो जलाओ मत, जलाओ तो फिर रात को सोते टाइम पे उसको बाहर निकाल के रख दो, वैसे सो, वो सारी चीज़ें। तो कीप मेडिकेशन एंड केमिकल आउट ऑफ रीच स्टूडेंट, सॉरी क्लिनिकल चिल्ड्रंस रीच। हर जगह स्टूडेंट ही स्टूडेंट का नाम आता है। कीप मेडिसिन एंड केमिकल आउट ऑफ चिल्ड्रंस रीच। जहाँ पे बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ पे ऐसी जगह पे रखिए। ऐसा नहीं है आपने जो है वो मॉस्किटो कोयल वगैरह है या आपने जो है वो फिनोल वगैरह जो है वो सबसे नीचे रख दी जहाँ पे बच्चे जो है वो पहुँच सके। उनको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक है वो पी लेंगे। तो कोई भी जो है वो ऐसा केमिकल है जो हार्मफुल है, डेंजर है, तो उसको बच्चों की पहुँच से दूर रखें, थोड़ा ऊंचाई पे रखें। एंड लेबल ऑल केमिकल्स प्रॉपरली। जो भी हमारे पास में केमिकल है उसके ऊपर अच्छे तरीके से लेबल लगा के रखो, ताकि कोई भी उसको सूंघे नहीं, पहले से देखे कि ये डेंजरस है, तो पढ़ा लिखा इंसान जो है वो उस चीज से दूर हो सके। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन एंड ओवरडोज। सेल्फ मेडिकेशन और ओवरडोज नहीं लेनी चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि मैं इंजेक्शन खुद से ले सकता हूँ, मुझे इंजेक्शन लगाना आता है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद से ही वो सारी चीज, क्योंकि उससे हमारे पास में ओवरडोज की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ड्यूरिंग द पेस्टिसाइड यूज। जो भी पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, चाहे कहीं पे भी यूज करो, चाहे खेत में यूज करो, चाहे हॉस्पिटल में यूज करो, घर में भी हम पेस्टिसाइड का जो है वो छिड़काव करते हैं, तो उन सब कंडीशन में हमें क्या करना है कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास में अच्छे तरीके से जो है वो पहन के करना है, अच्छे तरीके से मास्क वगैरह लगा के, ग्लव्स वगैरह लेके। नेक्स्ट डिस्पोज ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स सेफली। जो भी एक्सपायर्ड ड्रग्स है उसको अच्छे तरीके से जो है वो आप डिस्पोज करोगे, अच्छे तरीके से करोगे। एंड लास्ट वन आ जाता है हमारे पास में प्रोवाइड कम्युनिटी
क्वालिटी एजुकेशन अबाउट पॉइजनस कंट्रोल सेंटर। पॉइजनस कंट्रोल सेंटर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ पे पॉइजनस सेंटर कंट्रोल है, इन सब के बारे में कम्युनिटी को जो है वो बताओगे। क्यों? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा स्नेक बाइट की जो है वो कंडीशन आ जाती है, सीधा झाड़ फूंक वाले के पास में चले जाते हैं। तो वो सब चीजें न करके सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में पॉइजनस कंट्रोल सेंटर में जो है वो जाना चाहिए। जैसे पॉइजनस कंट्रोल सेंटर का मैं अगर बात करता हूँ तो ये आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पॉइजनस इंफॉर्मेशन एंड हेल्थ। तो ये नेशनल पॉइजनस इंफॉर्मेशन सेंटर है, एनपीआईसी। एनपीआईसी, एन फॉर नेशनल, पी फॉर पॉइजनिंग, आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर सेंटर। और ये कहाँ पे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एम्स न्यू दिल्ली में है। और इसकी हेल्पलाइन नंबर है 1800116117। ठीक है, और ये हर ट्रॉमा सेंटर में जो है वो अवेलेबल होती है। यहां से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, यहां से प्राप्त कर सकते हो कि ऐसा ऐसा क्लाइंट है, उसको ये चीज है, तो क्या चीज हम जो है वो दे सकते हैं। क्लियर है? अब फटाफट जो है वो हम इस क्लास की जो है वो समरी ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। समरी टेबल की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? कोई भी हार्म जो है वो सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर एंट्री करता है, गलती से करे, जानबूझ के करवाए, या कोई दूसरा पर्सन करे, या जो है वो कोई इंसेक्ट बाइट से हो, या हम खुद जो है वो सेल्फ से करें, कैसे भी करके हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस एंट्री करता है, जिसको हम कहते हैं पॉइजनिंग। सारे एग्जांपल दे दिए। गलती से बच्चे वगैरह खा जाते हैं, वो सारी चीजें। जानबूझ के, जैसे किसी को अपने आप को नुकसान ही पहुंचाना है। ऐसे हमारे पास में फूड पॉइजनिंग, जैसे हम बाहर से ले आते हैं, वो सारी चीजें। रूट की अगर हम बात करें तो रूट कौन कौन से होते हैं? तो रूट दोस्तों इंजेक्शन होता है, इनहेलेशन होता है, इंजेक्शन होता है, एब्जॉर्वेशन होता है, इनोकुलेशन होता है, वो सारी चीजें। टाइप की अगर हम बात करें तो दोस्तों एक्सीडेंटल होता है, जैसे किसी को पता ही नहीं है वो चीज खा लें। सुसाइडल होता है, खुद को नुकसान करने के लिए। होमिसाइडल होता है, होमिसाइडल आपको पता ही है दोस्तों, जैसे फिनोल वगैरह, वो सारी चीजें। ऑक्यूपेशनल होता है, जैसे लीड की फैक्ट्री में, पेंट की फैक्ट्री में काम करना, देन उसके बाद जो है वो कॉटन की फैक्ट्री में काम करना, ऐसे मर्क्यूरी की फैक्ट्री में काम करना, उन सब चीज़ों में वो ऑक्यूपेशनल हो गया। डायग्नोसिस कैसे पता लगाओगे? ऑफकोर्स हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन करेंगे और टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवा के पता लगेंगे। मैनेजमेंट में हमारे पास में क्या आता है? सबसे पहले हम एबीसी फॉलो करेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास में कंटेंट जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे। अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ध्यान रखना, नॉट एब्जॉर्ब है, नॉट एब्जॉर्ब की कंडीशन में जो है हम करते हैं। देन उसके बाद जो है वो एंटीडोट देते हैं, मतलब किसी भी चीज का जो है वो पर्टिकुलर एंटीडोट का सपोर्टिव केयर देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, देन फ्लूइड थेरेपी, वो सारी चीजें देते हैं। नर्सिंग केयर में हमारे पास में क्या आता है दोस्तों? एयरवे मैनेजमेंट करते हैं, वाइटल साइन चेक करते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि गलती से जो है वो अगर किसी ने ले लिया है तो उसको मरने से बड़ा डर लगता है, तो वो सारी चीजें। फूड पॉइजनिंग हो गया तो भी उसको मरने से डर है, तो वो इमोशनल सपोर्ट। एंड लास्ट फाइनली डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरीके से क्या होता है, क्या चीज़ की, कैसे गैस्ट्रिक लेवाज किया कि नहीं किया, देन उसके बाद कौन कौन से सैंपल कलेक्ट किए, भेजिए कि नहीं किए, एमएलसी कटिंग नहीं की, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। एंड लास्ट वन आ जाता है प्रिवेंशन। कैसे बचोगे? सेफ स्टोरेज। जो भी हमारे पास में हार्मफुल ड्रग्स है उसको लेबल करके या ऐसी जगह पे रखें जहां पे बच्चों की पहुंच से दूर हो, लेबल करके रखेंगे। और हर कम्युनिटी पर्सन को जो है वो हम इन्फॉर्म करेंगे, एजुकेट करेंगे, किसके बारे में दोस्तों? ड्रग सेंटर जो होता है उसके बारे में, या पॉइजनस सेंटर होता है उसके बारे में। जैसे मैंने आपको यहीं पे बताया था, एम्स दिल्ली के अंदर है, उसके नंबर भी है। क्लियर है? तो इसी के साथ आज की हमारे पास में क्लास पॉइजनिंग की जो है वो यहीं पे फिनिश होती है। ये क्लास फिर से उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और भी बच्चे जिनको जो है वो कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, वो हमारे पास में मेडिकल सर्जिकल का हो जाएगा, वो हमारे पास में न्यूट्रिशन की टॉपिक हो सकता है, वो गायनिक का टॉपिक हो सकता है, वो साइकेट्री का हो सकता है। कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको जरूर लेके आएंगे। हाँ, कमेंट करने से पहले आपको एक बार जो है वो सीधा यूट्यूब चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में जो है वो सीधा सीधा क्या देखना है दोस्तों, कि वो टॉपिक पहले हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम उसको बहुत जल्दी जो है वो लेंगे। क्लास कैसे लगी उसके बारे में दोस्तों जरूर बताइएगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, हैप्पी भैया दूज। थैंक यू सो मच।